इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में बालेन और सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी अपने सिपाहियों के साथ आमने सामने होते हैं। इदरीस का सर देखने के बाद सुल्तान गुस्से से कहते हैं, बालेन, इस पाकीज़ा शहीद के खून के हर कतरे का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अल्लाह गवाह है, ये दुनिया में तुम्हारे लिए तंग कर दूंगा। तो बालेन कहता है, कब्जे की ख्वाहिश तो तुम्हें थी सलाहुद्दीन, तुम्हें इब्तिदा से ही जान लेना चाहिए था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जवाब में सुल्तान कहते हैं, कुछ भी हमारा है और एबडेन भी, तुम और बादशाह बाल्डोन महज जालिम कब्जों की बाकियात हो। तो बालेन कहता है, तुम्हारे ये झूठे ख्वाब ही तुम्हारे दिमाग को जहर आलूद कर रहे हैं। माजी की कोई अहमियत नहीं है, हम यहाँ 50 साल से ज्यादा अरसे से हैं और हम अपनी सरजमीन कुछ तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। सुल्तान कहते हैं, जब मैं तुम्हारे तमाम साथियों को खत्म कर दूंगा तब तुम्हें अपने ही अल्फाज याद दिलाऊंगा। अल्लाह की कसम, उस दिन तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। बालेन कहता है, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं सलाहुद्दीन। खलील को इशारा करने के बाद सुल्तान कहते हैं, बालेन, इस गलतफहमी में ना रहो, वो गाफिल जिसने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हिलाकत की तरफ धकेला अब मेरे कब्जे में है। अगले लम्हे खलील सिपाही के साथ लालजुडास को लेकर सामने आता है। लालजुडास को देखते साथ ही बालेन और चातियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सुल्तान बालेन से कहते हैं, अपने सिपाहियों को वापस बुला लो वरना तुम्हारे उस्ताद को कत्ल कर दिया जाएगा। यह सुनकर लालजुडास कहता है, बालेन, ऐसा मत कीजिएगा, अगर कुछ और एबडेन का मुकद्दर दाव पर लगा है तो मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। जो तुमने शुरू किया है उसे मुकम्मल करो। बालेन कुछ कहने लगता है कि चातियों से कहता है, बालेन, लालजुडास दुरुस्त कह रहे हैं, यही मौका है, सलाहुद्दीन की मौत ईसाइयों के लिए खुशी का दिन होगा। खलील लालजुडास के गले पे तलवार रखता है तो बालेन सोच में पड़ जाता है। बालेन के चेहरे पर परेशानी आया होती है। दूसरी तरफ एसिस अपने साथियों के साथ एक मुकाम पे बहुत गमगीन बैठे होते हैं और कहते हैं, पहले मेरा भाई उर्फा और अब इदरीस, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके मुझे बचाया, उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी मेरे लिए। बुज़ुर्ग उनके पास आकर हौसला देते हुए कहता है, वो दोनों इंतहाई खुशनसीब मुजाहिदीन जो शहादत का ताज सर पर सजाकर इस दुनिया से रुखसत हुए। बहादुर हाथ उठा के दुआ मांगते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, हमें भी वही मुकाम अता फरमा जो उन्हें दिया। ये सुनते हुए सब आमीन कहते हैं। अगले लम्हे गुकबरो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचता है और एसिस को इस तरह से देखकर पूछता है, एसिस साहब, आपको क्या हुआ है? ये कैसा हाल है आपका? क्यों और किसके लिए आप आंसू बहा रहे हैं? तो एसिस गुस्से से कहते हैं, मेरे दिल पर गम की स्याही छा गई है। इदरीस, हम तो आपकी मदद करने आ रहे थे लेकिन वो सुर्ख दरिंदा हमारा रास्ता उसने रोका, हमने अपने भाई को शहीद करके उसके आखिरी सफर पर रवाना कर दिया। यह सुनकर गुकबरो और उसके साथी बहुत गमगीन हो जाते हैं। उधर चातियों बालेन से कहता है, चलो बालेन, आगे बढ़ो, हुक्म जारी करो ताकि हम इन सब का खात्मा कर सकें। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे उस्ताद की जान चली जाएगी। लालजुडास कहता है, बालेन, इसकी बात ना सुनी। सुल्तान कहते हैं, तादाद पे गरूर ना करो बालेन, हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर सोचने के बाद बालेन कहता है, हम लोग पीछे हटेंगे। चातियों गुस्से से कहता है, मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं इन लोगों को खत्म ना कर दूं। यह सुनकर बालेन गुस्से में उसे कहता है, मैंने कहा हम पीछे हट रहे हैं, हम लालजुडास को कुर्बान नहीं करेंगे, एबडेन और कुछ को इनकी जरूरत है। चातियों कहता है, बालेन, सलाहुद्दीन को कत्ल करना सबसे अहम बात है। तो सुल्तान कहते हैं, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है, मेरे लिए आपस में इख्तिलाफ ना करो क्योंकि आखिर में तुम सबका अंजाम एक ही जैसा है। मौत दरवाजे पे खड़ी है, तुमने मौत को महज कुछ देर के लिए टाल रखा है। बालेन कहता है, मैं हजरत मसीह की कसम खाता हूँ, लालजुडास को तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ूंगा। तुमने जिस शिकस्त का सामना बैतुल अहज़ान में किया उससे भी बड़ी शिकस्त एबडेन में आपकी मुंतजर है। सुल्तान कहते हैं, जो करना है कर लो, अब हमारे दरमियान खून बह चुका है, अपने किले को लौट जाओ और उस दिन का इंतजार करो जब मैं इदरीस और तमाम शोधा का बदला लेने आऊंगा। यह सुनते साथ ही बालेन पलट जाता है और चातियों भी गुस्से का इजहार करते हुए निकल पड़ता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुछ में सबिला बहुत परेशान बैठी होती है। विलियम के आते साथ वो एकदम खड़े होकर उससे पूछती है, विलियम, बराए मेहरबानी बताइए क्या हुआ, क्या आपके पास कोई अच्छी खबर है? विलियम मुस्कुराते हुए कहता है, हम कामयाब हो गए, लड़ गए, अब ना आपके लिए और ना ही कुछ के लिए कोई खतरा है। यह सुनकर सबिला बहुत खुश होती है और कहती है, सब खत्म हो गया, क्या आपको यकीन है? विलियम के हाँ में सर लाने पर वो उसके गले लग जाती है और मजीद कहती है, मुझे बेहद खुशी हुई है। जंगल में एसिस गुकबरो से कहते हैं, हमारा खून बहाया जा रहा है, हमारी जानें एक एक करके ली जा रही हैं। बोरो सरदार, बोरो साहब एक बार फिर गायब हैं, कहाँ है वो? क्या दुश्मन को यहीं पे रोकना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने हमें तकसीम करके कमजोर कर दिया, अब हम एबडेन कैसे लेंगे? कैसे गुकबरो साहब, कैसे? अगले लम्हे बोरो सायरा और अली के मैयत के साथ वहाँ पहुंचता है और बोझल कदमों के साथ घोड़ा गाड़ी से उतर जाता है। वो तोराब की जानिब गमगीन होकर देखता है तो तोराब भी समझ जाता है और आगे बढ़कर अली के चेहरे से कपड़ा हटाता है। वो रोते हुए अली अली पुकारता ही चला जाता है। बोरो कहता है, तोराब ताज़ियत कबूल करो, अल्लाह इसकी शहादत कबूल करे। सबके सब बहुत गमगीन हो जाते हैं। बोरो कहता है, गद्दारों ने मेरे भतीजे को शहीद कर दिया। तोराब रोते हुए कहता है, चचा, वो मेरी जान और खून था, वो मेरा सब कुछ था चचा, सब कुछ, अब मैं इसके बगैर क्या करूंगा? अली, उठो उठो, खुदा के लिए उठो, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? गुकबरो गुस्से से पूछता है, क्या ये सब वाकई इसके लायक था? बोरो, क्या वाकई ये सब इसलिए था? वो हमारी जानों के प्यासे हैं, क्या वाकई ये सब इस औरत के लिए था जो हमारे दरमियान है? कराकोश भी कहता है, देखो बोरो देखो, आपकी जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। तो बोरो कहता है, मेरे दिल का दर्द ही मुझे मार देने के लिए काफी है, अब आप सब कम से कम खामोश हो जाएं। एसिस पूछते हैं, क्या जो कुछ सुन रहा हूँ क्या वो सच है? बोरो, क्या ये सब इस औरत की खातिर था? क्या आपने इस औरत के लिए अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। सायरा कहती है, मेरी नीयत हरगिज ऐसी ना थी, मुझे लड़गई ने कैद कर लिया, मुझे बोरो के आने का नहीं पता था। तो एसिस कहते हैं, किसे मालूम कि आप हमें धोखा देने की मनसूबाबंदी नहीं कर रही थी? बोरो कहता है, सायरा खातून गद्दार नहीं है, मैं इन्हें दुश्मन के हाथ में नहीं छोड़ सकता था। एसिस कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म, गद्दार आकिफ की बेटी, तुम्हारी वजह से हमने अपने शहीद दिए, शर्म से डूब मरो, शर्म से। बोरो पूछता है, कौन शहीद हुआ है? तो आने वाले सुल्तान कहते हैं, इदरीस। फिर सुल्तान अली को भी शहीद देखकर मजीद गमगीन हो जाते हैं। तो आप कहता है, अली भी रुखसत हो गया है। सुल्तान मैयत पे हाथ रखते हुए कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते साथ उसका चेहरा ढांप देते हैं। करातगन कहता है, ये क्या हो रहा है? हम एक के बाद एक शहीद खो रहे हैं। सुल्तान बोरो से कहते हैं, ये वही मुजाहिदीन है जिन्हें आपके हवाले किया गया था, क्या आप इन्हें इस हाल में वापस लौटाएंगे? इन बहाए के लहू का जिम्मेदार कौन होगा? बोरो, जवाब दो बोरो, बताओ। जब दरिंदे हम पे
پہ حملہ تھے آپ کہاں تھے؟ شرمندگی میں بورو کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایبلین میں چاہتے ہیں غصے میں بالین سے کہتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تھے بالین، اگر آپ پیچھے نہ ہٹتے تو صلاح الدین آج۔ بالین چلاتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہوا، آپ ایبلین میں ہیں، یہاں حتمی فیصلہ میں کرتا ہوں، یا تو آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں گے یا اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ چاتیون کہتا ہے میں یہیں رہوں گا، ضرور رہوں گا، لیکن یہ قیام بادشاہ بالڈون کے حکم کی تعمیل میں ہوگا اور آپ بھی اب طویل غور و فکر کے بعد اب کسی واضح منصوبے پہ پہنچ چکے ہیں، ہے نا عظیم کاؤنٹ؟ تو بالین کہتا ہے قلعے کا دفاع سورماؤں کی موجودگی سے مزید مضبوط ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں کمانڈر لارجوڈاس کو صلاح الدین کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑوں گا۔ چاتیون کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو بالین کہتا ہے نتیجہ جو بھی ہو میں انہیں بچاؤں گا۔ جنگل میں سلطان غصے میں بورو سے پوچھتے ہیں کتنی دفعہ بورو کتنی دفعہ؟ آپ کب تک کیوں ہی جلد بازی میں فیصلے کرتے رہیں گے؟ کیا آپ نے حریم قلعے کے واقعے سے کچھ نہیں سیکھا؟ میں نے آپ کو دوسرا موقع دیا تھا لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ بورو کہتا ہے مجھے جانا ہی تھا، اپنی جگہ بورو کو سونپ دی تھی۔ سلطان غصے میں پوچھتے ہیں آپ نے کس حق سے وہ ذمہ داری کسی اور کو سونپی جو میں نے آپ کو دی تھی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم جا رہے ہو؟ تو بورو کہتا ہے وقت بہت کم تھا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا آپ نے ایک لمحے بھی نہیں سوچا کہ شاید یہ کوئی جال ہو؟ بورو کہتا ہے میں نے سائرہ خاتون کو بچانے کے لیے ایک تدبیر نکالنے کی کوشش کی اور میں نے وہ تدبیر نکال بھی لی، ہم جال سے نکلنے ہی والے تھے۔ سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں لیکن ادریس اور علی شہید ہو گئے، آپ ان کے چہروں کو کیسے دیکھیں گے؟ انہوں نے ادریس کا کٹا ہوا سر میرے سامنے پھینک دیا۔ گوگبورو کہتا ہے میرے سلطان ہمارا صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن ایسے گھٹیا شخص لارجوڈاس کے سامنے ایسے یوں سب کچھ بولنا۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں یہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے، لوگوں سے نہیں اللہ سے شرم کرو، ان شہداء کے خون سے شرم کرو۔ غمگین ہوتے ہوئے بورو کہتا ہے بھائی یہ صدمہ ہم سب کے لیے ہے، ایسے بات نہ کیجیے، یہ میرے درد کو بڑھا دے گی۔ تو سلطان کہتے ہیں رکو رکو، تم سے میں بعد میں حساب لوں گا۔ کرتگن پوچھتا ہے سلطان کیا ہم شام واپس لوٹیں گے؟ تو سلطان کہتے ہیں نہ دشمن کی سازشیں اور نہ ہی ان کی غفلت، مجھے ایبلین پر قبضے سے کوئی نہیں روک سکتا، فوراً فوج کا کیمپ قائم کیا جائے، میں بورو صاحب کا فیصلہ وہیں سناؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ گوگبورو اور کراکوش بھی بورو کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ میں بالڈون ولیم سبیلا اور ماریا سے کہتا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کون بالین نے سکلیا سے آنے والے سواروں کو آخرکار ایبلین پہنچا دیا۔ ولیم کہتا ہے جناب بالکل درست کہا، لیکن صلاح الدین کا قلعے کے قریب محاصرے کے لیے آنا ہمارے لیے ایک بری خبر ہے، ماریا کہتی ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم کمانڈر لارجوڈاس کی گرفتاری کو بھی شامل کریں۔ بالڈون کہتا ہے تو صلاح الدین بہرحال جلد یا بدیر ایبلین پر حملہ آور ہوگا، یہ بات تو طے شدہ تھی، اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم خود سے نکلنے والی کمک کو ایبلین کی تقویت کے لیے روانہ کریں جس کی پشت پناہی پہلے ہی سوار کر چکے ہیں۔ ایبلین کی جانب فوجیوں کی روانگی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ولیم کہتا ہے جناب جیسے آپ کا حکم تھا بالکل ویسے ہی۔ بالڈون پوچھتا ہے اچھا لڑ گئے کہاں ہے؟ اسے کافی دیر پہلے لوٹ آنا چاہیے تھا۔ ولیم کہتا ہے وہ جلدی آ جائے گا۔ بالڈون پوچھتا ہے ولیم کیا یہ اطلاع ہے یا اندازہ؟ تو ولیم کہتا ہے نہیں یہ اطلاع نہیں ہے، بلکہ بالڈون ایک دم سے پوچھتا ہے کیا لڑ گئے کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ تو ماریا کہتی ہے شاید ہمیں فوجیوں کو لڑ گئے کی تلاش کے لیے بھیجنا چاہیے، مگر ولیم کہتا ہے یہ اقدام اس وقت جلد بازی ہوگا، سواروں کی نقل و حرکت کے تناظر میں چونکہ بورو اس علاقے میں موجود نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لڑ گئے نے کامیابی سے اپنی ذمہ داری نبھائی، میں نے جیسا کہ عرض کیا وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ ماریا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ایبلین میں کمانڈر بالین سے کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری یہاں موجودگی کی سب سے بڑی وجہ کمانڈر لارجوڈاس سے ہماری وفاداری ہے، اب ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہونا تمام سواروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تو بالین کہتا ہے کمانڈر لارجوڈاس میرے لیے بھی اتنے ہی قیمتی ہیں جتنا آپ کے لیے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، اب سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایبلین کی حفاظت کریں چاہے وہ یہاں ہوں یا نہ ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے جو آپ کا حکم، یہ کہتے ساتھ وہ چلا جاتا ہے اور بالین چاتیون سے کہتا ہے اگرچہ کوئی مخالفت نہ بھی کرے لیکن کمانڈر لارجوڈاس کی غیر موجودگی ان کی حوصلہ شکنی کا سبب بنے گی، مجھے ہر قیمت پہ لارجوڈاس کو واپس لانا ہوگا۔ چاتیون کہتا ہے جی ہاں لیکن یہ معاملہ آسان نہیں ہوگا بالین، کیا آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ تو بالین کہتا ہے ہم ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں گے، فی الحال میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالین تخت پہ جا بیٹھتا ہے۔ کیرک میں کمانڈر میلا کے پاس آ کر کہتا ہے بالین کی طرف سے پیغام آیا ہے کون؟ میلا اٹھتی ہے اور خط کھول کے پڑھتی ہے، پھر غصے سے کہتی ہے لعنت ہو وہ صلاح الدین کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے، بالین ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ کمانڈر پوچھتا ہے آپ کا حکم کیا ہے؟ تو میلا کہتی ہے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یقیناً صلاح الدین نے تمام راستے بند کر دیے ہوں گے۔ لڑ گئے کیا لڑ گئے کا کچھ پتا چلا؟ اگر وہ اب بھی ایبلین کے قریب ہوں تو شاید کچھ کر سکیں۔ کمانڈر کہتا ہے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ میلا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے بہت عجیب، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ہمیں اطلاع مل چکی ہوتی، اور اگر وہ صحرا کو چھوڑ چکے ہوتے تو اس کا بھی علم ہوتا، یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ سفر کی تیاری کرو، میں خود جا کر کچھ میں بادشاہ سے ملوں گی۔ ادھر پڑاؤ میں لارجوڈاس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ گوگبورو سے کہتا ہے اگر آپ ایبلین کے سکوت کا نظارہ کریں گے، آپ ایبلین کے سکوت کا نظارہ کریں گے جسے آپ کا محبوب شاگرد بچانے کی کوشش کرے گا۔ کراکوش کہتا ہے ایسی عنایت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لمحے کا لطف اٹھاؤ۔ جواباً لارجوڈاس کہتا ہے ہم اکٹھے دیکھیں گے کہ کس طرح صلاح الدین اور اس کا ناکام لشکر صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی گوگبورو سے غصے میں ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے اور دبوچتے ہوئے کہتا ہے اگر تم واقعی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو اور اپنے شاگرد کا آخری سبق دیکھنا چاہتے ہو تو اپنا منہ بند رکھو۔ اس لیے سلطان وہاں پہ آتے ہیں اور گوگبورو سے کہتے ہیں بورو اور سائرہ خاتون کو یہاں لے آؤ، ان کے متعلق فیصلہ صادر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کراتگن اور گوگبورو چلے جاتے ہیں۔ اندر زندان میں بورو سائرہ سے کہتا ہے معاملہ یہاں تک میرے باعث پہنچا ہے، خود کو ملامت نہ کیجیے، ہر کوئی اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، ظالم اپنے ظلم پر اور میں اپنی محبت کے تقاضے پر عمل کرتا رہا، میں آپ کو ظالموں کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ اگر وقت واپس آ جائے تو میں پھر بھی آپ کے پاس آؤں گا۔ سائرہ پوچھتی ہے چاہے وہ علی کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو اور اپنے رفقا کو کھونے کی قیمت پر بھی؟ تو بورو کہتا ہے انشاءاللہ میرے ساتھیوں کا بدلہ لیا جائے گا، جو اس راہ پر چلتا ہے وہ شہادت کی طرف گامزن ہوتا ہے اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے گوگبورو وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے وقت آ گیا ہے، سلطان آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زندان کھول دیتا ہے۔ شام میں اصفہانی اور وزیر اعماد قاضی فاضل کے پاس آتے ہیں۔ اصفہانی کہتے ہیں ہمارے سلطان نے ایبلین قلعے کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ قاضی فاضل خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ فتح کو آسان فرمائے۔ پھر ان دونوں کو پریشان دیکھ کر
کہتے ہیں آپ کے انداز اور لہجے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہی واحد خبر نہیں ہے جو آپ ساتھ لائے ہیں۔ تو وزیر اعظم کہتے ہیں علی اور ادریس شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاضی فضل غم سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں جنت کے پھول بنائے۔ میں سلطان کے پاس ہونا چاہتا ہوں، شام آپ دونوں کے سپرد ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فضل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر پڑاؤ میں پھانسی کا تختہ تیار ہوتا ہے۔ کراتگن اور گبورو سائرہ اور بورو کو لے کر آتے ہیں تو سلطان کہتے ہیں مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور کی گئی خطا کا وزن پرکھا جا چکا ہے۔ بورو صاحب اور سائرہ خاتون کے متعلق فیصلہ حتمی طور پہ صادر ہو چکا ہے۔ اپنے ذمہ لگائی گئی ذمہ داری سے منہ موڑنے پر اور اس کی وجہ سے اتنے نقصان اور جماعت کی تفرقے بازی کا سبب بننے پر بورو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سائرہ، گگبورو، بورو، کراکوش سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سائرہ کہتی ہے میرے سلطان بورو نے جو کچھ کیا جذبات میں آ کر کیا، یہ فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ بورو کہتا ہے سائرہ خاتون نے کیرک میں ہماری مدد کی تھی، میں کیرک اس لیے گیا تاکہ سائرہ خاتون کا احسان چکا سکوں۔ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے یقیناً، لیکن میں نے خیانت نہیں کی۔ ایسی سزا تو صرف غداروں کو دی جاتی ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں میرے نزدیک اپنی ذمہ داری کو مکمل نہ کرنا اور خیانت ایک ہی جیسے جرائم ہیں، اور بورو صاحب یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ حریم قلعے کا واقعہ سب کو یاد ہے، میں آپ کو مزید معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سائرہ بھاگتی ہوئی سلطان کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے میں التجا کرتی ہوں سلطان، بورو صاحب کو ایک اور بار معاف کر دیں، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دیں۔ مگر سلطان پیچھے ہٹتے ہوئے کہتے ہیں اور آپ کو کسی قریبی فرانجی علاقے میں جلا وطن کیا جائے گا۔ آپ پر میرے زیر نگین تمام مسلمان علاقوں خاص طور پر قاہرہ اور شام میں داخلے پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ یہ سن کر بورو غصے سے کہتا ہے سائرہ خاتون کا کیا قصور ہے، آپ انہیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں باہر صرف ایک پھول کے کھلنے سے نہیں آتی، یہ خاتون پہلے بھی کئی جرائم کی مرتکب ہو چکی ہے، سب جانتے ہیں، میں انہیں اب مزید یہاں نہیں رکھ سکتا۔ بورو پوچھتا ہے کیا یہی ہے آپ کی عدالت؟ کیا اگر یہی واقعہ شمسہ خاتون کے ساتھ ہوتا تو آپ خاموش رہتے؟ سلطان غصے سے کہتے ہیں اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ خود سن لیجیے، وہ میری زوجہ ہیں تو یہ عورت آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مفروضہ باتوں کی ضرورت نہیں، اصل اہمیت نتیجے کو حاصل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ درجنوں شہداء شہید ہوئے ہیں۔ بورو پوچھتا ہے تو آپ کو اپنے بھائی کو قتل کر کے کیا حاصل ہوگا؟ جواب میں عزیز کہتے ہیں انصاف پورا ہوگا۔ ہمارے سلطان کا یہ فیصلہ جنہوں نے انصاف کے لیے اپنے بھائی تک کو معاف نہ کیا، یہ فیصلہ دشمنوں اور حلیفوں دونوں کے لیے مثال بنے گا۔ کراکوش کہتا ہے میرے سلطان بورو صاحب جیسے مجاہدین کم ہی ملتے ہیں، آپ انہیں یوں اچانک موت کے حوالے نہیں کر سکتے۔ گگبورو بھی کہتا ہے ہم سب بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا وہ، تو پھر صرف بورو کو سزا دینا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں میں نے کسی سے رائے نہیں مانگی، فیصلہ واضح ہے، انہیں سزائے موت دی جائے گی، ان کا سر جھکا دیجیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گگبورو اور کراتگن بورو کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو بورو کہتا ہے جب آپ نے ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کیا تو آپ کا دل سخت ہو گیا، آپ میں غرور آ گیا بھائی، اب آپ اپنے بھائی پہ بھی ظلم کرنے سے نہیں ڈرتے۔ سلطان کہتے ہیں مزید اسے بولنے نہ دیا جائے تو گگبورو کہتا ہے میرے سلطان اللہ کے واسطے ایک بار پھر سوچیں۔ جواب میں سلطان کہتے ہیں سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ سلطان کے اشارے پر کراتگن بورو کا سر لکڑی پہ رکھ دیتا ہے۔ لاجوراز بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر فاطمہ خاتون شمسہ کے ساتھ سلائی کڑھائی میں مصروف ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے اپنے ہر بچے کے لیے جھولے کا غلاف الگ الگ کڑھائی سے تیار کیا شمسہ، ہر بار کپڑا الگ ہوتا تھا لیکن دعا ایک ہی ہوتی تھی، ہمیشہ یہ دعا مانگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے راستے سے نہ بھٹکیں اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں۔ بیٹی یاد رکھنا دعا کبھی نہ چھوڑنا، نہ دل سے نہ زبان سے۔ شمسہ کہتی ہے میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ میرا بچہ ہر چیز میں اپنے بابا جیسا ہو۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں اللہ کرے اس کا نصیب بھی اچھا۔ بورو کا سر لکڑی پہ اور سلطان کہتے ہیں گگبورو حکم نافذ کرو، مگر گگبورو کہتا ہے میرے سلطان مجھے معاف کیجیے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو سلطان کے حکم پر اعتراض آگے بڑھتے ہیں اور بورو کے سر پہ کھڑے ہوتے ساتھ ہی تلوار بے نیام کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سائرہ اور تراب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں بورو آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو بورو کہتا ہے میری والدہ کو میری موت کی خبر آپ خود دیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتائیے گا کہ آپ نے مجھے کیسے قتل کیا۔ یہ سن کر سلطان عزیز کو اشارہ کرتے ہیں تو عزیز تلوار فضا میں بلند کر لیتے ہیں، مگر تراب آگے بڑھتے ساتھ ہی تلوار سلطان کے گلے پہ تان لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور تراب کہتا ہے چچا سلطان پھانسی روکیں۔ سلطان کہتے ہیں تراب تم کیا کر رہے ہو؟ جواباً تراب کہتا ہے آپ دونوں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن میں آپ دونوں کے درمیان خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتا، میں سب کچھ دو پہ لگا چکا ہوں، میرے چچا سردار کو رہا کیا جائے۔ سلطان کہتے ہیں کیا بورو وہی نہیں تھا جس کے باعث تمہارے بھائی علی نے شہادت پائی؟ تو تراب کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنی جان سے ہمیں تحفظ دیتے رہے، ہم نے ان کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے قسم کھائی تھی کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان قربان کریں گے، اور علی نے اپنی قسم پوری کر دکھائی، ہم اپنی جانی چچا بورو پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے لاجوراز خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے صلاح الدین آپ ایبلین پہ حملے سے پہلے ہی منتشر ہو چکے تھے۔ جوراز کے مزید بولنے سے پہلے ہی خلیل کا پھینکا ہوا خنجر اس کے سر کے بالکل اوپر لکڑی میں پیوست ہو جاتا ہے، موت کے خوف سے وہ کانپ جاتا ہے۔ تو خلیل اس سے کہتا ہے اگر تم نے ایک بار اور اپنی زبان کھولی تو میں یہ خنجر تمہارے منہ کے بیچ گھوم دوں گا۔ سلطان تراب سے کہتے ہیں کیا آپ نے دیکھا کہ دشمن کو آپ نے کیسے حوصلہ دیا؟ تو تراب کہتا ہے چچا سلطان اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں، اب ضد نہ کیجیے، چچا سردار کو جانے دیجیے ورنہ آج کا دن ایوبیوں کے لیے سیاہ دن بن جائے گا۔ سائرہ خاتون میرے چچا کے ہاتھ کھولیں۔ سلطان کے اشارے پر سائرہ کو چھوڑا جاتا ہے اور سائرہ ہاتھ کھول دیتی ہے۔ سلطان تراب سے کہتے ہیں آپ کو اس غداری کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جواباً تراب کہتا ہے مجھے آپ نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا۔ بورو کھڑے ہو کر کہتا ہے تراب میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ جواب میں تراب کہتا ہے اگر کسی کو قیمت چکانی ہے تو میں تیار ہوں چچا، میلے کی طرح اپنی جان آپ کے لیے قربان کر دوں گا، جائیے اپنا راستہ اختیار کیجیے۔ یہ سن کر بورو سلطان سے کہتا ہے ہمارا خون تو نہیں بہا مگر ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اب ہم بھائی نہیں رہے بلکہ دشمن بن چکے ہیں، اب سے صلاح الدین مجھ سے خبردار رہیے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بورو سائرہ کو لے کر چلا جاتا ہے اور تراب کہتا ہے میں اپنی تلوار اس وقت تک میان میں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ دونوں دور نہ ہو جائیں۔ سلطان کچھ میں ماریا خادمہ سے پوچھتی ہے کیا تمہیں شہزادی سبیلا اور ولیم کا رویہ عجیب نہیں لگا؟ تو خادمہ کہتی ہے بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، میں ان دنوں اکثر ان دونوں کو ساتھ دیکھتی ہوں، شہزادی کا رویہ عجیب ہے، وہ خاصی بے چین لگتی ہے۔ ماریا کہتی ہے وہ دونوں یقیناً لڑکائی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور یہ بات ہمارے لیے ایک موقع ہو سکتی ہے۔ ولیم سے
नजर मत हटाना और मैं शहजादी की नियत जांचूंगी। ये कहते साथ ही मारिया आगे बढ़ जाती है। इधर तो राब जैसे ही तलवार पीछे करता है सिपाही उसे दबोच लेते हैं और सुल्तान एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसे रसीद करते हैं। फिर उससे कहते हैं अफसोस है तुम पर, अफसोस है। सिपाहियों ले जाओ इसे, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। यह सुनते साथ ही सिपाही तो राब को लेकर चले जाते हैं। सुल्तान बुजुर्ग से कहते हैं फौरन सिपाहियों के साथ निकलो और बोरो के पीछे जाओ, दोनों को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। यह सुनते साथ ही बुजुर्ग चला जाता है। कुछ में मारिया सबेला के पास आती है और कहती है मैंने यही बात बादशाह सलामत के सामने भी कही थी, मेरे ख्याल में हमें लड़काई की सूरत हाल जल्द अज जल्द मालूम करनी चाहिए। तो सबेला उसे कहती है सच कहूं तो मैं आपकी लड़काई में इस कदर दिलचस्पी समझ नहीं पा रही। मारिया कहती है शहजादी शायद आपको एहसास नहीं है, लेकिन जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो आपके शोहर के मुतल्लिक है। आपके इस मामले में बेफिक्री का रवैया हैरान कुन है। सबेला कहती है मेरी लड़काई से वाबस्तगी आपका मसला नहीं है, अगर आपके पास मजीद कुछ कहने को नहीं है तो आप जा सकती हैं। मारिया कहती है उम्मीद है हमें लड़काई के बारे में जल्द अच्छी खबर मिलेगी। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है। एवलिन में मार्कोस बालेन से कहता है जैसा कि आपने हुक्म दिया था लाजुराज के सवारों का दस्ता किले के सबसे अहम दिफाई मुकामात पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन सवारों में इस्तराब की कैफियत है। लाजुराज की गिरफ्तारी ने उन्हें बहुत बेचैन कर दिया है। चात्योन कहता है उन पे फर्ज है कि काम जारी रखें। बालेन कहता है फिक्र ना करें, ये इस्तराब जल्द खत्म हो जाएगा। हम सलाउद्दीन के कैंप पर अचानक हमला करेंगे, हम तब उन पे वार करेंगे जब वो खुद हम पे हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे। चात्योन कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमारे पास किले का दिफा करने वाले सिपाहियों की तादाद पहले ही कम है, आप इसे भी मद्देनजर रखें। जवाब बालेन कहता है मैं सिर्फ कमांडर लाजुराज को बचाने पर इक्तफा नहीं करूंगा, बल्कि सलाउद्दीन को ऐसे ज़र्ब दूंगा कि उसे समझ ही नहीं आएगी। चात्योन पूछता है ये कैसे होगा? तो बालेन कहता है फिक्र ना कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। जंगल में बोरो और सायरा घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। एक मुकाम पर रुकते हुए बोरो से कहता है हम कैंप से काफी दूर आ चुके हैं, अब हम रात होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद लाजुराज को अगवा करेंगे। सायरा तुम कैंप के पास एक धमाका तरतीब दोगी और मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए लाजुराज को छुड़ाऊंगा। जुडास ही हमारे प्लान में दाखिले का रास्ता है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में मारिया मैला से कहती है हमने सायरा को इस्तेमाल किया और अपना मकसद हासिल कर लिया, लेकिन मैं लड़काई के गायब होने को नहीं समझ पाई। मैला कहती है मेरे ख्याल में लड़काई से छुटकारा हासिल करना आपके भी फायदे में है। तो मारिया कहती है मैला ये दुरुस्त है, लेकिन अगर लड़काई वाकई मर चुका है तो मुझे ये जानना लाजिम है। मेरे ख्याल में इस मामले में कुछ और है। मैला पूछती है क्या आपको किसी पे शक है? तो मारिया कहती है मैंने सबेला से इस बारे में सवाल किया और वो इस मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। मैं विलियम और शहजादी के बज़ाहिर बेफिक्र रवैये के पीछे मौजूद तनाव महसूस कर सकती हूँ। लड़काई ने सायरा खातून को अगवा किया था और चूंकि जुडास के सवार एबडन में दाखिल हो चुके हैं तो ये जाहिर है कि लड़काई ने बोरो को फ्रेम में डालने में कामयाबी हासिल की। यह सुनकर मैला कहती है आप समझती हैं कि विलियम और शहजादी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? हाँ। तो मारिया कहती है हम देखेंगे कौन सा हम देखेंगे। इधर काजी फाजिल सुल्तान के पास आते हैं और इजहार ताज़ियत करते हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाई। मैंने अभी कुछ देर पहले कुरान पाक की जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम ये गुमान रखते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालांकि तुम पर अभी वो सब नहीं आया जो कुछ तुमसे पहले लोगों पर आया था। हमने एक राह चुनी है और हम आजमाई से गुजर रहे हैं। अल्लाह तमाम मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाई। काजी फाजिल कहते हैं आप और बोरो साहब के दरमियान जो कुछ हुआ मुझे उसने शहादत की खबर जितना ही हिला दिया। भाइयों के दरमियान ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हो गया? मेरे सुल्तान क्या आपका फैसला कुछ ज्यादा सख्त ना था? तो सुल्तान कहते हैं काजी फाजिल हर फैसले के पीछे एक वजह और एक हिकमत होती है। आई बैठे मैं इब्तिदा से आपको सब कुछ बताता हूँ। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त लाजुराज जिंदान में कैद होता है कि इसी लम्हे उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो परेशान होते हुए कहता है उम्मीद है कि तुम अपनी जान और एबलेन को खतरे में नहीं डाल रहे हो बालेन। मगर इसी लम्हे बोरो जिंदान में दाखिल होता है और हथौड़े के जरिए ताला तोड़ डालता है। ये देखकर लाजुराज हैरानगी से कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो बोरो कहता है चुप रहो चुप, मुहावजों के आने से पहले हमें कैंप छोड़ देना चाहिए, जो सवाल करना है बाद में करना, चलो। ये सुनते साथ ही लाजुराज उसके पीछे निकल पड़ता है। सुबह के वक्त खलील सुल्तान के पास आता है और कहता है बोरो साहब ने लाजुराज को फरार होने में मदद दी है। ये सुनने के बावजूद सुल्तान पुरस्कून दिखाई देते हैं। एबलेन में बालेन मार्कोस और चात्योन से कहता है हम जब सलाउद्दीन के पड़ाव पे हमला करेंगे तो हमारा पहला हदफ लाजुराज को बाजियाब करवाना होगा। मार्कोस मेरी गैर मौजूदगी में किले की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है, मामूली सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। चात्योन कहता है कौन बालेन अगर आप चाहें तो मैं यहीं रुककर आपकी गैर मौजूदगी में किले की हिफाजत संभाल सकता हूँ। मगर बालेन कहता है हम इस वक्त मुफाद की बिना पर एक ही सफ में शामिल हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आप पर इस कदर भरोसा करूंगा कि अपना किला आपको सौंप दूंगा। अब जाओ और अपने सिपाहियों को तैयार करो। यह सुनते साथ ही चात्योन गुस्से में चला जाता है। कुछ देर के बाद कमांडर भागता भागता आता है और कहता है सलाउद्दीन का भाई बोरो आया है, एक खातून के हमरा किले में आने की इजाजत चाहता है और अहम बात यह है कि उनके साथ लाजुडास भी है। यह सुनकर बालेन एकदम से कहता है उन्हें फौरन अंदर ले आओ। कुछ में बाल्डोन अपने करीबी लोगों से कहता है जिस झोंपड़ी में लड़काई ने सायरा खातून को कैद रखा वहाँ तसादुम के आसार मिले हैं, लेकिन हमें लड़काई के अंजाम के बारे में कोई इतला नहीं मिली। हमें यह भी नहीं मालूम कि वो जिंदा भी है या नहीं। यह मसला सिपाहियों के दरमियान शदीद तशवीश का बाइस बन रहा है और इस वक्त तशवीश हमें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। सबेला बोलने लगती है कि विलियम कहता है कमांडर लड़काई की हालत ने शहजादी को बहुत दुखी किया है, आखिर वो इनके शोहर हैं। जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद लड़काई की तलाश की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जवाब में बाल्डोन कहता है जो कुछ भी जरूरी हो करें और लड़काई को तलाश करें। एबलेन में बोरो लाजुराज के साथ बालेन के सामने मौजूद होता है और कहता है आज के बाद सलाउद्दीन मेरा भाई नहीं बल्कि दुश्मन है। मुझे मालूम था कि जुरास आपके लिए कितना कीमती है, तो इसलिए मैंने इसे बचाया और आपके पास ले आया। जुरास कहता है मैं बोरो साहब के कहे गए अल्फाज का चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बालेन बोरो से कहता है मैं कई बार गवा रहा हूँ कि आप और आपके भाई के दरमियान रफाकत कितनी ज्यादा मजबूत है, तो इसलिए इन वाकयात की रोशनी में बोरो एकदम से कहता है मेरी बात वाज़ेह है कौन बालेन। सुल्तान सलाउद्दीन ने मेरे वकार को अपने सिपाहियों के सामने पामाल किया और नाहक मुझे सजाए मौत सुनाई। वो इस पे भी नहीं रुका बल्कि सायरा खातून को भी सिर्फ मेरे साथ खड़े होने पे सजा दी। उन दोनों को देखते हुए बालेन कहता है आप दोनों के दरमियान बहुत दुश्मनी थी। तो सायरा कहती है हम यहाँ माजी की नहीं बल्कि मुस्तकबिल की बात करने आए हैं। सुल्तान सलाउद्दीन से मेरी नाराजगी भी बोरो जितनी ही है। बालेन कहता है मान लेते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है, तो फिर आप किस मुसलमान अमीर की पनाह लेने के बजाय मेरे पास क्यों आई? जवाबन बोरो कहता है क्या आप समझते हैं कि इस हालत में हमें कोई मुसलमान अमीर पनाह देगा? ऐसा लगता है कि आपको हमारे इलाकों के निजाम की समझ अभी अच्छी तरह नहीं
نہیں ہے कौन बालेन। मैं उनमें से नहीं हूँ जो जान बचाने के लिए भागते हैं। मैं सलाउद्दीन का सामना करके उसके तमाम कामों का हिसाब लूंगा और इस वक्त उसका सबसे करीबी हदफ एबलेन है, यानी मेरी और उसकी पहली टक्कर एबलेन में होगी। हमारा दुश्मन मुश्तरका है कौन बालेन और हमारे दरमियान इत्तेहाद दोनों फ्रीकैन के मुफाद में होगा। यह सुनते साथ ही बालेन सोच में पड़ जाता है। लॉर्ड जुडास उसे देखते हुए हाम इस वक्त में सबीला विलियम से कहती है, जब तक लॉर्ड गाय के बारे में पता नहीं चलता मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। विलियम कहता है, मैं समझ सकता हूँ शहजादी, ये मामला हमारे लिए इंतहाई अहम है। मैंने जिस हालत में उसे छोड़ा उसके बाद उसके जिंदा रहने का इम्कान कम है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हमें इसी इम्कान पे अमल करना होगा। सबीला कहती है, मैं चाहती हूँ कि यह इतला फौरन बाल्डोन को दी जाए। मगर विलियम कहता है, आप ऐसा हरगिज ना करें शहजादी, जब तक हमें लड़ाई के अंजाम का इल्म ना हो कोई कदम ना उठाया जाए, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। मजीद ये कि मारिया और कोन्समेला भी अब इस मामले के पीछे काम कर रही हैं। सबीला पूछती है, क्या मतलब, क्या उन्हें कुछ मालूम है? तो विलियम कहता है, मुझे नहीं लगता, लेकिन मारिया क्या सोचती है ये कोई नहीं जानता। बहरहाल मुझे लड़ाई को सबसे पहले तलाश करना होगा, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। आपका काम है बस आप पुरसकून रहें। एबलेन में बोरो की मौजूदगी में लॉर्ड जुडास बालेन से कहता है, मैं आपके शकूक को समझ सकता हूँ बालेन, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सायरा कहती है, मुझे अगर आप इस जंग में अपने साथी तस्लीम करें तो मेरे मातहत बदवी भी आपके लिए जंग करेंगे। लॉर्ड जुडास कहता है, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बोरो और सायरा को कुछ आराम करने की जरूरत है। यह सुनते साथ ही मार्कोस उन दोनों को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद लॉर्ड जुडास बालेन से कहता है, यह सब कुछ हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। बोरो अपने भाई की तमाम कमजोरियां तमाम मंसूबे जानता है, वो सब कुछ जानते हैं। मगर बालेन कहता है, कुछ है इस मामले में जो मुझे मुतमईन नहीं करता। मुझे इल्म है कि बोरो और सलाउद्दीन के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत था, क्या मुमकिन है कि वो यूं एकदम से दुश्मन बन जाएं? लॉर्ड जुडास उसे कहता है, मैंने ही तो आपको हर चीज पर शक करना सिखाया है, लेकिन मैंने जो कुछ देखा वो सब अपनी आंखों से देखा है। लेकिन फिर भी तुम दुरुस्त हो, हम मुहतात रहेंगे, हम अपनी हिकमत अमली में बोरो को शामिल करेंगे और इस तरह आपके दिल में मौजूद तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। उधर कैंप में सुल्तान का दीवान लगा होता है। सुल्तान कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम एबलेन को अपने कब्जे में लें, अल्लाह हमें कामयाब करे। इसलिए मैं वहाँ तुराब आता है और सुल्तान के हाथ को चूमता है, फिर कहता है, मेरे सुल्तान मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मुझे माफ फरमा दीजिए कि मैंने तलवार आपके खिलाफ उठाई है, चाहे वो सिर्फ दिखावे के लिए हो। जवाब में सुल्तान कहते हैं, आपने मुश्किल तरीन वक्तों में भी अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई है, मैं दुनिया और आखिरत में ज़ाहिर व बातिन में आपके लिए गवाह हूँ। तो आप कहता है, मेरे सुल्तान अगर मकसद हासिल हो जाए तो मेरे लिए यही काफी है। नाज़रीन इसके साथ ही सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब दीवान लगा हुआ था और बोरो उनसे कह रहा था, मैं आपके हर हुक्म पे राजी हूँ मेरे सुल्तान। सुल्तान ने उससे कहा था, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी खता का कफारा अदा कर सको बोरो। बास के लिए अंदर से फतह किए जाते हैं। हम एबलेन पर काबू पाने के लिए एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार करेंगे। दिखाया ऐसे जाएगा कि बोरो ने हमें धोखा दिया और उनके साथ शामिल हो गया। यह सुन के बोरो ने कहा था, लेकिन वो मुझे कबूल नहीं करेंगे, सब जानते हैं कि मेरी वफादारी आपके साथ है। तो सुल्तान ने कहा था, तुम उन्हें जुडास को इस तरह पेश करोगे कि गोया तुमने उसे अगवा किया हो और इस तरह वो तुम पे यकीन कर लेंगे। बोरो ने कहा था, मेरे सुल्तान बालेन को कायल जुडास ही कर सकता है। तो सुल्तान ने कहा था, बालेन को बजाते खुद जुडास कायल करेगा, लेकिन पहले हमें जुडास को कायल करना होगा। हमारे दरमियान ये बज़ाहिर इख्तिलाफ जुडास की आंखों के सामने होगा और फैसला कुछ चोट जो से कायल करेगी वो तुराब देगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस ख्याल के बाद सुल्तान कहते हैं, मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, अब वक्त है बोरो की बालेन के दिल में जगह बनने की। बोरो कहता है, अगर बोरो ने हमसे राब्ता करने की कोशिश की तो सुल्तान एकदम से कहते हैं, जैसा कि तय पाया था तुम उस तंग रास्ते के आखिर में कुएं के पास मौजूद रहोगे, अगर बोरो आया तो वो तुम्हें वहीं पे पाएगा। करा तक तुम काफिले की तैयारी शुरू करो, गाड़ियां लादो और फौरन रवाना हो जाओ। सरदार बोरो एतमाद के पहले इम्तिहान से उसी काफिले के जरिए गुजरेगा। कुछ में विलियम अपने वफादार सिपाहियों से कहता है, अब सब जानते हैं कि लड़का हमें उस कुटिया में नहीं मिलेगा जहां हमने उसे आखिरी बार देखा था। सिपाही उसे दूसरी सिमत में तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे पहले लड़का को तलाश करें, अगर वो जिंदा है तो वो काम मुकम्मल करें जो अधूरा रह गया है। यह सुनते साथ ही सिपाही रवाना हो जाते हैं, जबकि मारिया उन्हें देख रही होती है। फिर कहती है, तुम किस चीज की तलाश में हो विलियम? सिपाहियों खामोशी से इनका ताकुब करो। एबलेन में बोरो बालेन से पूछता है, क्या आपने अभी तक फैसला नहीं किया? तो बालेन उसे कहता है, जैसा कि आप जानते हैं किसी मुसलमान से इत्तेहाद करना आसान फैसला नहीं होता, खासतौर पर अगर उसका दुश्मन सलाउद्दीन हो। बोरो कहता है, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए जाल बिछाया बालेन, आपने सायरा को अगवा किया ताकि मुझे अपनी तरफ खींच सकें और यूं रास्ता खुला। अगर आप समझते हैं कि मैं इस वजह से आपसे दुश्मनी रखूंगा तो बेफिक्र रहें, मेरे पास एक और हिसाब है जो इससे भी ज्यादा अहम है। तो बालेन पूछता है, लड़के के साथ क्या हुआ? बोरो कहता है, मेरे लिए उसने जाल बिछाया, लेकिन इसके बावजूद मैं सायरा को बचाने में कामयाब हो गया, बाकी का मुझे कुछ इल्म नहीं। ये कहते साथ ही उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने उसे लड़के के बारे में बिल्कुल यही अल्फाज कहे थे। इस ख्याल के बाद बालेन उसे कहता है, ये मत समझे कि मैं आप पर फौरन एतमाद कर लूंगा, मैं तस्लीम करता हूँ कि आपकी मौजूदगी मेरे सलाउद्दीन से जंग में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इत्तेहादी मफादात की बुनियाद पर बनते हैं। बोरो से कहता है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको अंदाजे से भी कहीं ज्यादा फायदा होगा। सुल्तान सलाउद्दीन ने काफिला कारगाह भेजेगा, वो गाड़ियां भरी हुई हैं, वो सिपाहियों के लिए इजाफी लिबास और कमक के लिए असला लेकर जाएंगे। यह सब कुछ सुल्तान ने तवील मुआसे के पेश नजर तैयार किया है। लॉर्ड जुडास पूछता है, और आप जानते हैं कि वो काफिला कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, है ना? सायरा कहती है, अगर आप चाहें तो मेरे बदवी सिपाही इस काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ले सकते हैं, इस किस्म के हमलों में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। यह सुनकर बालेन कहता है, मैं इस पर राजी हूँ, लेकिन बोरो इस कार्रवाई की क़यादत आप करेंगे। बोरो से कहता है, बालेन जैसा आप चाहें, लेकिन हमें फौरन रवाना होना होगा। जंगल में हम देखते हैं कि वही काफिला आगे बढ़ रहा होता है। एचएस करतगन बजोक और एलिसा मौजूद होते हैं। एचएस कहते हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी मालूम है ना, ये पता नहीं कि कोई खतरा होगा या नहीं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो खबरदार सरदार बोरो को नुकसान ना पहुंचे, हम थोड़ी सी झड़प के बाद पीछे हट जाएंगे और सामान छोड़ देंगे। करातगन कहता है, मुझे अपनी जिम्मेदारी खूब मालूम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे भी समझ आ गई होगी। एचएस पूछते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो करातगन कहता है, सरदार बोरो हद से बढ़ के अमल करता है और इस तरह सारा खेल बर्बाद कर देता है। अगर उसने हद से ज्यादा हमला किया तो मैं किसी को ये कहने की इजाजत नहीं दूंगा कि बोरो ने करातगन को खत्म कर दिया। ये बात सबके लिए वाज़ेह होनी चाहिए। बजोक कहता है, करातगन लड़ाई में मुक्के नहीं गिने जाते, अगर मार खाने से डरते हो तो पहले ही भाग जाओ। करातगन कहता है, बोलने दो, सबको बोलने दो। दूसरी तरफ जंगल में विलियम के सिपाही लड़ाई को तलाश कर रहे होते हैं। निशानात देखते हुए कमांडर कहता है, तो झोंपड़ी से शुरू होने वाले निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं, वो यकीनन यहाँ कहीं छुपा हुआ
हुआ है, वो शदीद जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मारिया स्पैनियों के साथ खड़े होकर उन्हें देख रही होती है और उनसे कहती है पीछा करो जब तक कि मालूम ना हो जाए कि इन्हें क्या मिला है। ये सुनते साथ ही वो उनका ताकुब जारी रखते हैं। एवलिन में आगे बढ़ते हुए बालेन बोरो से कहता है मुझे उम्मीद है कि आपने जो कहा वो सच हो और वो काफिला वाकई मौजूद हो। बोरो कहता है फिक्र मत करो बालेन, मैंने समझा ये एक चाल हो सकती है इसलिए मैंने आपको भेजा और खुद पीछे रहा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वो आएंगे तो जरूर आएंगे। बालेन कहता है अगर उनके पास वो कीमती सामान ना हुआ जिसका आपने जिक्र किया तो मैं आपसे इसका हिसाब लूंगा। जवाबन बोरो कहता है जब तक उन्होंने अपना रास्ता ना बदला हो, यह सोच करके कि मैं रास्ते से वाकिफ हूँ और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तो इस सूरत में जल्दी मेरे सिपाही खबर लेकर आएंगे जो मेरे सच या झूठ होने का फैसला करेंगे। ये कहते साथ ही बोरो सायरा के साथ आगे बढ़ जाता है और बालेन लार्जुरास से कहता है इसका अंदाज और बातचीत कायल कर देने वाली है, लेकिन मुझे अब भी कुछ खटक रहा है। तो लार्जुरास उससे कहता है वो इस हाल में आपसे गद्दारी नहीं करेगा क्योंकि वो सलाउद्दीन से इंतकाम लेना चाहता है। बालेन कहता है उस्ताद लगता है कि आप वो बात भूल गए हैं जो आप हर सबक में दोहराते थे, शक इंसान को जुनून की तरफ लेकर जाता है। इसलिए सिपाही आकर कहता है कप्तान बाबा जैसा कि आपने कहा था हमने अपने दस्ते को काफिले के रास्ते के करीब तैनात कर दिया है। अभी दस्ते से कासिद पहुंचा है और काफिला वाकई मौजूद था और खबर मिली है कि सलाउद्दीन के काफिले पे बदवाइयों ने हमला कर दिया है। यह सुनकर बालेन कहता है तो लार्जुरास यानी कि आपने पेश की हिफाजत इक़दामात कर रखे थे, आप हमेशा हमसे एक कदम आगे होते हैं। कैंप में आगे बढ़ते हुए खलील सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान करातेगन से अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई। तो काजी फजल कहते हैं ये मोड़ सरदार बोरो के लिए बहुत अहम है मेरे सुल्तान, अगर वो इसे बखैरियत गुजरता है तो फतह का दरवाजा खुल जाएगा। तो सुल्तान कहते हैं इंशाल्लाह काजी फजल इंशाल्लाह। साथ ही वो तुराब को देखते हैं जो दरख्त के साथ टेक लगाए रो रहा होता है। काजी फजल कहते हैं तुराब की पुष्ट पे भारी बोझ है सुल्तान। तुराब को देखते हुए सुल्तान भी गमगीन हो जाते हैं। एबलिन में लार्जुरास और बालेन को देखते हुए बोरो सायरा से कहता है दिल करता है कि इन दोनों काफिलों के सरकलम करके भाई के हुजूर पेश करूं, उसके बाद जो हो देखा जाएगा, मगर फिर कहता हूं कि अभी नहीं बोरो। सायरा कहती है मुझे मालूम है कि ये आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन सुल्तान ने जो कहा वो ना भूलिए, हमें इन दोनों के सर नहीं बल्कि एबलिन चाहिए। कुछ देर के बाद वो दोनों उनके पास आते हैं तो बालेन कहता है काफिला वाकई आया और आपके बदवियों ने वाकई सलाउद्दीन के सिपाहियों पे हमला किया। अगर सब कुछ वैसा ही रहा जैसा कि हमने सोचा तो वो गाड़ियां जल्दी किले में पहुंच जाएंगी। यह सुनकर बोरो से कहता है शायद अब आपके कुछ शकूक दूर हो गए हूँ बालेन। जवाब में बालेन कहता है कुछ कैंप में तुराब को रोता हुआ देखकर सुल्तान उसके पास आते हैं तो तुराब कहता है मैंने आंख खोली तो अपने भाई को पाया मेरे सुल्तान, मैंने उसी के साथ दुनिया को जाना, अब उसके बगैर जीना बहुत दुश्वार हो चुका है। सुल्तान उसे हौसला देते हुए कहते हैं वो अब आला तरीन मुकाम पर है तुराब, उसने दुनियावी जिंदगी को शहादत की शर्त से खत्म किया। तुराब कहता है मैं तो तुराब हूँ, मुझे ही मिट्टी में दफन होना था। सुल्तान उससे कहते हैं क्या वही नहीं था जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर था, जिन्हें अबू तुराब कहा गया? याद है ये लक़ब उन्हें कैसे मिला था? जब एक दिन हैदर करार गम से मिट्टी पर लेटे हुए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब आई। जब उन्हें मिट्टी से ढका हुआ देखा तो अपने मुबारक हाथों से मिट्टी झाड़ी और फरमाया ए अबू तुराब उठो। हमारे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस लक़ब से बहुत खुश हुए, अल्लाह से दुआ है कि हमारे अली को भी उसे वली खुदा के काफिले में शामिल फरमा जिनके नाम पर वो था। तो तुराब कहता है आमीन सुल्तान आमीन। सुल्तान कहते हैं अब हम पे लाजिम है कि हम उसके खून का बदला लें। एबलिन में बालेन बोरो से कहता है हमें तमाम गाड़ियां और सामान मुकम्मल हालत में मिल गया खूब सरदार बोरो, मगर यकीनन हम तुमसे सिर्फ ये नहीं चाहते, हमें एक हतमी हल दरकार है और वो सलाउद्दीन की मौत के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप वाकई उससे दुश्मनी रखते हैं तो हमें अपने भाई को मारने में मदद देना होगी, क्या आप ये कर सकते हैं? तो बोरो कहता है मैं कह चुका हूँ कि मेरे और सलाउद्दीन के दरमियान भाईचारा खत्म हो चुका, अब जो कुछ भी होगा वो वाज़ेह है, या तो मैं उसे मारूंगा या वो मुझे। लार्जुरास कहता है ठीक है तो हम ये कैसे करेंगे? बोरो कहता है रस्म के मुताबिक कुर्बानियां ज़िबह की जाती हैं और गोश्त मोहताजों में तकसीम किया जाता है। एबलिन आने से पहले सलाउद्दीन भी यही करेगा। लार्जुरास पूछता है आपके ख्याल में वो कहाँ करेगा और कब? बोरो कहता है चंद मुस्लिम बस्तियों में से किसी एक का इम्कान है, मगर ये जानने के लिए कि कौन सी बस्ती और कब मुझे किले से बाहर जाना होगा। बालेन कहता है जाइए और वो मालूमात ले आइए जिसकी हमें जरूरत है। यह सुनते साथ ही बोरो चला जाता है। उधर कार्तिकन अपने साथियों के साथ वापस कैंप जा पहुंचता है। उन्हें देखते हुए सुल्तान पूछते हैं तो चूंकि आप सामान के बगैर वापस आए हैं तो काम हो गया है ना? कार्तिकन कहता है जैसा कि आपने फरमाया मेरे सुल्तान, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ, उन्होंने गाड़ियों और सामान पर कब्जा कर लिया। बाइबोरा कहता है मगर बालेन ना आया, ना ही उसने बोरो को भेजा। बजोक कहता है बदवियों को हमारे खिलाफ भेजा गया। जवाबन सुल्तान कहते हैं उन्हें अंदाजा हो गया है कि ये जाल है तो पेशगी तैयारी कर ली। करातेगन को देखते हुए काजी फजल पूछते हैं करातेगन क्या हुआ, आपका चेहरा लटका हुआ है? जवाबन करातेगन कहता है भले ही एक चाल थी लेकिन फिर भी मुझे इसका तकलीफ दे रही है। सुल्तान उसे कहते हैं इसे किले पर काबू पाने के लिए एक मामूली कुर्बानी समझो, फतह के बाद हमें जो गनीमत मिलेगी वो इन दो गाड़ियों को मामूली बना देगी। गनीमत के बारे में सुनते साथ ही करातेगन बहुत खुश हो जाता है। सुल्तान कहते हैं हमने भेड़िए को किले के अंदर दाखिल कर दिया है और जब वक्त आएगा तो वो शिकार करेगा इंशाल्लाह। ये कहते साथ ही सुल्तान खेमे की जानिब चल पड़ते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि खुफिया मुकाम पे लाड़गाई बिस्तर पे आराम फरमा रहा होता है। लाड़गाई का वफादार कमांडर भी उसके साथ होता है, वो उसे सारा देकर बिठा देता है। तो लाड़गाई कहता है हमें फौरन कुछ जाना होगा। ये कहते साथ वो जैसे ही उठता है विलियम के सिपाही वहां दाखिल होते साथ ही तलवारें उन पे तान लेते हैं और कमांडर कहता है हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। लाड़गाई उसे गुस्से में देखता ही चला जाता है। एबलिन में लार्जुरास बालेन से कहता है जब हमने सरदार बोरो से अपने भाई के कत्ल की मदद मांगी तो उसकी आंख तक ना फड़फड़ाई, मेरे ख्याल में अब आपका शक दूर हो गया होगा। जवाब में बालेन कहता है अभी नहीं जोडास अभी नहीं। फिर मार्कोस को वहां बुलाकर कहता है मैं चाहता हूं कि आप बोरो और सायरा खातून पे नजर रखें, लेकिन एक मुकाम पे जानबूझ के अपने आप को जाहिर करें। यह सुनकर जोडास उससे पूछता है और इसका मकसद क्या होगा? बालेन कहता है उन्होंने अगर मार्कोस को देखा और समझा कि वो बच निकले हैं तो वो यही समझेंगे कि उनका पीछा खत्म हो चुका है और उसके बाद मैं खुद उनकी निगरानी जारी रखूंगा। यह सुनकर जोडास खुश होते हुए कहता है मुझे एतराफ करना होगा कि आपने शक और एहतियात में अपने उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया है। बालेन उधर लाड़गाई कमांडर से कहता है तो अपने शुरू करदा काम को खत्म करना चाहते हो? हाँ। जवाब में कमांडर कहता है तुम्हारी मौत आ चुकी है लाड़गाई। ये कहते साथ वो जैसे ही उन्हें मारने लगता है मारिया की जानिब से भेजे हुए सिपाही उन्हें काट डालते हैं। लाड़गाई उनसे पूछता है क्या आपको बादशाह बाल्डो ने भेजा है? तो मारिया सामने आती है और कहती है लगता है मैं बिल्कुल दुरुस्त वक्त पे पहुंची हूँ, उम्मीद है कि हम दोनों की राय एक ही है। लाड़गाई सुखा सांस लेते हुए हाँ में सर हिलाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए सायरा बोरो से पूछती है क्या आपको लगता है कि गुब्बरो वहाँ पे होगा? जवाब में बोरो कहता है यकीनन वो होगा।
होगा। यही तरीका मेरे और भाई के दरमियान तय हुआ था ताकि किसी अहम बात से उसे खबरदार किया जा सके, लेकिन हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। अगर कोई हमें देख रहा हुआ तो उसे मौका नहीं देना। बालेन के मंसूबे के मुताबिक मार्कोस उनके पीछे पीछे होता है। उधर काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं, जब आपने सरदार बोरो को अपने गुनाह का कफारा अदा करने का मौका दिया तो मेरे ख्याल में आपने वो जंग जीत ली है। सुल्तान पूछते हैं, क्या यहाँ मौजूद तमाम अरकान की यही राय है? तो अजीज कहते हैं, हम आपके ताबे हैं मेरे सुल्तान, हमारा मकसद इस्लाम की खिदमत है। जो भी अपनी गलती से सबक ले और इस्लाम की खिदमत करे वो हमारा सर का ताज है। तो कराकोश कहता है, सलामत रहें सरदार अजीज, अब वक्त है इत्तेहाद का। जवाबन सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि दुश्मन हमें बांट कर कमजोर करना चाहता है, मगर एक हकीकत वाज़ेह है, कुछ की फतह उस वक्त मुमकिन होगी जब हम सब एक साथ मिलकर एक सफ में खड़े होंगे। जंगल में मार्कोस बोरो और सायरा का ताकुब जारी रखे होता है और एक मुकाम पे पहुंचते साथ ही मंसूबे के मुताबिक लकड़ी तोड़ते हुए आवाज निकालता है, जिस आवाज के साथ ही वो दोनों एकदम से रुक जाते हैं। बोरो कहता है, हमने जैसा कि अंदाजा लगाया था वो हमारे पीछे लगे हुए हैं सायरा। ये कहते सुनते साथ ही वो दोनों घोड़ों से उतर जाते हैं और तलवारें बेनियाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते बोरो को वहां से सुलेब का निशान मिलता है, जिसे देखते हुए बोरो कहता है, बालेन ने बूढ़े को भेजा है। ये मंजर देखते हुए मार्कोस बहुत खुश होता है। बोरो सायरा से कहता है, आप ऊपर वाली जानिब से ताकुब करें और मैं वादी के किनारे से नीचे आऊंगा। यकीन हो जाने के बाद कि कोई पीछा नहीं कर रहा, मुलाकात वाली जगह पे आ जाना। ये कहते सुनते साथ ही वो दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। एक मुकाम पे बैठा बालेन मार्कोस का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद मार्कोस उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है, जनाब जैसा कि आपने हुक्म दिया था मैंने अपनी शनाख्त जाहिर कर दी है। अब वो ये समझ रहे हैं कि वो मुझसे जान छुड़ा चुके हैं, मगर वो एहतियातन मुख्तलिफ रास्तों पर रवाना हुए हैं। बालेन पूछता है, बोरो किस तरफ गया है? तो मार्कोस एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो वादी की तरफ से गया है। तो बालेन उसे कहता है, अच्छा तो तुम के लिए वापस जाओ, दोस्त भाई सायरा के पीछे भेजो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अब सरदार बोरो का असल चेहरा सामने आएगा, देखेंगे कि आया वो हमारी सफों में घुसा एक जासूस है या वाकई सलाउद्दीन का दुश्मन बन चुका है। यह सुनते साथ ही मार्कोस फिर से रवाना हो जाता है। कैंप में सुल्तान कहते हैं, अगर एबलेन गिर गया तो वो जानते हैं कि कुछ का जाना यकीनी है। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है, जो कोने में आ जाए वो बचने के लिए हमला करता है। काजी फाजिल कहते हैं, यानी कि वो आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाएंगे। तो सुल्तान कहते हैं, मुझे जरा बराबर भी शक नहीं, इज्जत से जंग करने के बजाय वो मुझ पे वार करेंगे, मगर हम पहले ही इसकी तदबीर कर चुके हैं जब हमने बोरो को उनमें दाखिल किया। अगर मेरे भाई बोरो ने उनके फरेब को जाहिर कर दिया तो वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। जंगल में बोरो सुल्तान के बताए हुए कुएं के पास जा पहुंचता है, घोड़े को बांध देता है और आगे बढ़ता है। बालेन भी छुपके उसे देख रहा होता है, इसलिए में गुब्बरो वहां पे आता है और गुस्से से कहता है, ए गद्दार, तुम्हारे लिए सिर्फ खयानत ही काफी ना थी कि अब तुम जासूसी भी कर रहे हो? ये कहते साथ वो बोरो पे टूट पड़ता है। बोरो पूछता है, क्या कर रहे हो? तो गुब्बरो से जमीन पे पटकते हुए कहता है, बालेन यहाँ मौजूद है। ये कहते साथ उस समय को याद करता है जब वो छुपा हुआ था और उसने बालेन को बोरो का पीछा करते हुए देख लिया था। हालात को समझते हुए बोरो भी हमला कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें एला के किले में बचाया था और तुमने मेरे बजाय सलाउद्दीन की गुलामी को तरजीह दी। गुब्बरो कहता है, मैं किसी गद्दार के साथ खड़ा नहीं होता। उन दोनों के दरमियान तलवारों से लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते हुए बोरो आहिस्तगी से उसे कहता है, वो मेरे भाई को दुआया तकलीफ में कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, मैं तकलीफ की जगह बताकर उसका एतमाद हासिल करूंगा। गुब्बरो कहता है, मुझे जख्मी करो। बोरो के इनकार करने पर वो कहता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, चलो। ये सुनते साथ ही बोरो से पीछे धकेल लेता है और गुब्बरो कहता है, अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार ना करूं और सुल्तान के सामने पेश ना करूं तो मैं मर्द नहीं हूं। ये कहते साथ ही वो हमला करता है तो बोरो तलवार उसके गले पे तान लेता है और कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, और एबलेन के मुहाज पे मेरे साथ सलाउद्दीन के खिलाफ लड़ो। गुब्बरो चिल्लाते हुए कहता है, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर कुफार का साथ नहीं दूंगा। ये सुनते साथ ही बोरो उस पे हमला करता है और उसका बाजू जख्मी कर देता है। गुब्बरो से पीछे धकेलते हुए वहां से निकल पड़ता है और जाते हुए कहता है, मैं इस जख्म का तुमसे हिसाब लूंगा, हम फिर सामने आएंगे। ये मंजर देखते हुए बालेन यकीन कर लेता है और उसे दिखाने के लिए बोरो गुस्से में तलवार जमीन में गाड़ देता है। फिर बुलंद आवाज से कहता है, तुमने मेरे तमाम साथियों को जहर दे दिया है सलाउद्दीन, या तो मैं रहूंगा या तुम, यह दुनिया हम दोनों के लिए। कुछ में आगे बढ़ते हुए मैला सबीला से कहती है, मैंने चाहा कि रवानगी से पहले आपसे रुखसत लूं सबीला। सबीला कहती है, मेरी आखिरी कैरिक की ज़ियारत में मैंने बालेन की मदद के लिए आपसे दरख्वास्त की थी, मगर आपने मुझे बाहर निकाल दिया और एक बार फिर चातियों का दिफा किया। मैला उससे कहती है, अब हमें माजी को दफन करके मुत्तहिद हो जाना चाहिए, जैसे बालेन और चातियों मुत्तहिद हुए हैं। सबीला पूछती है, इत्तेहाद मगर किसके खिलाफ? सुल्तान सलाउद्दीन के खिलाफ। मुझे मालूम है कि चातियों तुम्हारे लिए सिर्फ एक मोहरा है और वक्त आने पर तुम उसे छोड़ दोगी, लेकिन क्या तुम सुल्तान सलाउद्दीन के साथ भी ऐसा ही करोगी? मैला कहती है, इस बारे में जरा बराबर भी शक मत रखो, मैं सीख चुकी हूँ कि कब और कैसे वो सब छोड़ना है जो मैं छोड़ना चाहती हूँ। सबीला कहती है, मैला मैंने इस सफर में बहुत कुछ छोड़ा है, लॉर्ड जियोम को, अपने बेटे को, अपने बाबा को और अब बालेन को, तो इसलिए मुझे मत सिखाना। मैला कहती है, उम्मीद है कि अब से आप जीतने वालों के साथ होंगी, ना कि पीछे हटने वालों के साथ। ये कहते साथ ही मैला आगे बढ़ जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में बोरो एक चरवाहे के पास आता है। बालेन छुपके उसे देख रहा होता है। कोई बातचीत करने के बाद बोरो से सोने की थैली देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद बालेन चरवाहे के पास आता है और कहता है, मैं शाम से आया हूँ और सुल्तान की दुआया तकलीफ में शरीक होना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि वो किस गाँव में होगी? तो चरवाहा कहता है, थोड़ी देर कबल एक और आदमी यहाँ से गुजरा। बालेन पूछता है, क्या आपने उसे जाते हुए देखा था? क्या उसने भी तकलीफ का पूछा? तो वो शख्स कहता है, जी हाँ, उसने भी मुझसे पूछा कि क्या मुझे तकलीफ के मुकाम का मालूम है। बालेन उसे सोना देते हुए कहता है, तो आप मुझे भी बताएं। जवाब में चरवाहा कहता है, तकलीफ हसनान गाँव में होगी। बालेन उसका शुक्रिया अदा करने के बाद चला जाता है। बालेन के जाते साथ ही बोरो फिर से उस चरवाहे के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या काम मुकम्मल हो गया? तो वो शख्स कहता है, बिल्कुल जनाब, मैंने आपका पैगाम जूं का तू पहुंचा दिया, हत्ता के गाँव का नाम भी। बोरो पूछता है, क्या उसे शक हुआ? चरवाहा कहता है, नहीं, वो बहुत खुश था। उधर काफी देर के इंतजार के बाद सुल्तान परेशान होते हुए खलील से कहते हैं, खलील फौरन रवाना होकर गुब्बरो की खबर ले आओ। खलील जाने ही लगता है कि गुब्बरो जख्मी हालत में वहां पहुंचता है और कहता है, जिस भेड़िए का जिक्र हुआ वो खुद ही पहुंचाया। सुल्तान पूछते हैं, ये क्या हाल है गुब्बरो, ये किसने किया तुम्हारे साथ? तो गुब्बरो कहता है, मेरे सुल्तान ये बोरो ने किया, मेरा भाई उस जगह पे आया जहाँ पे हमारा वादा था, लेकिन बालेन हमें चुपके देख रहा था और बालेन का यकीन जीतने के लिए हमें लड़ना पड़ा। सुल्तान पूछते हैं, तो क्या तुमने बोरो से मालूम किया कि एबलेन वाले क्या मंसूबा बना रहे हैं? जवाब में गुब्बरो कहता है, मुहासा शुरू होने से पहले वो हमारी दुआया तकलीफ के दौरान हमला करेंगे। बोरो किले से इसलिए निकला ताकि तकलीफ के बारे में मालूमात हासिल कर सके। मेरे सुल्तान
हदफ आप हैं। तो सुल्तान कहते हैं हम अपनी तदबीर इख्तियार करेंगे और उन्हीं का जाल उन पे उल्टाएंगे। उधर एबलेन पहुंचकर बोरो बालिन से कहता है मैं जब तकलीफ के गांव का पता लगाने जा रहा था तो बोरो ने मुझे रोका। बालिन पूछता है यानी कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम कैसे बच निकले? तो बोरो कहता है तलवारें खींच ली गई, मैंने उसे जख्मी किया और वो पीछे हटने पे मजबूर हुआ। बालिन पूछता है और उसके बाद क्या हुआ? तो बोरो कहता है वहाँ एक चरवाहा था जिससे मैं बाजार में मिल चुका था, मैंने उसे गाँव का नाम पूछा, हसरान गाँव में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। बालिन पूछता है क्या हम चरवाहे की बात पर यकीन कर सकते हैं? तो बोरो कहता है खुद ही तहकीक कर लो बालिन, अगर गलत हुआ तब बात करेंगे। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। लाल जुरास बालिन से कहता है हमें यकीन दहानी करनी होगी कि तकलीफ उस गाँव में होगी या नहीं। तो बालिन कहता है फिक्र ना करो, चरवाहे ने मुझे भी यही नाम बताया था, मैंने पहले ही जांच पड़ताल कर रखी है। मेरे सिपाहियों ने बताया है कि हसरान गाँव में गैर मामूली सरगर्मियां हो रही हैं। लगता है बोरो ने पीछे की तमाम राहें बंद कर दी हैं, अब उसका आखिरी सहारा सिर्फ एबलेन है। उधर खलील एक बूढ़ी खातून के साथ सुल्तान के पास आता है और सुल्तान से कहता है सुल्तान ये बुढ़िया वालिदा आपसे मिलने पे बजिद थी, मैंने जब इन्हें देखा तो दादी की याद आ गई, मैं इन्हें रोक ना सका। सुल्तान कहते हैं आए वालिदा बैठे। तो बूढ़ी खातून कहती है मैं ज्यादा देर रुकने नहीं आई, बस एक खास बात अर्ज करने आई हूँ। सुल्तान के इशारे पर खलील उन्हें बिठा देता है और सुल्तान उनके सामने बैठने के बाद पूछते हैं अब आप फरमाइए किस इरादे से तशरीफ लाई हैं। वो खातून उनके सामने एक टोकरी रखते हुए कहती है ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि शमसा खातून की ख्वाहिश है। सुल्तान पूछते हैं आप मेरी ज़ौजा को कैसे जानती हैं? तो वो खातून कहती हैं शायद मैं जानती हूँ या शायद नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि औरतें एक ही सांचे में डली होती हैं और आपकी ज़ौजा का कपड़ा शुरू से आखिर तक एक ही हाथ से बुना गया है। मेरी तरफ से उसे सलाम कहिएगा और कहिएगा कि वो अब अपनी हिफाजत खूब करे क्योंकि वो अब 2 जानों की इमानतदार है। सुल्तान कहते हैं तो आपको ये भी मालूम है आप पर सब कुछ आया है। वो खातून कहती हैं जब नजर बंद हो जाए तो बसीरत खुल जाती है और जब बाजू टूट जाए तो पर अता होते हैं। सुल्तान कहते हैं दुआ कीजिए कि हमारा बच्चा सही सलामत दुनिया में आए। तो वो खातून कहती हैं दुआ के लिए उससे नहीं कहा जाता जो हमेशा अपने लिए दुआ करता हो, अल्लाह करे वो नेक और सालेह हो। यह सुनकर सुल्तान पूछते हैं आपने सालेहात नहीं कहा बल्कि सालेहीन कहा, क्या आपको लगा कि बेटा होगा? तो वो खातून कहती हैं ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है मगर उसका नाम अभी से तय कर लो, अफजल नाम जो दीन में बेहतर हो। सुल्तान कहते हैं अफजल? तो वो खातून कहती हैं शायद उसकी माँ को कुछ खाने की ख्वाहिश हो, ये टोकरी उसका हक है। ये कहते साथ वो कपड़ा हटाती हैं तो उसमें अंगूर पड़े होते हैं। सुल्तान पूछते हैं वालिदा अपनी अंगूर सर्दियों में कहाँ से लाई? तो वो खातून कहती हैं ये मेरी पुरानी आदत है, मैं इसे कुएं में महफूज रखती हूँ, कभी किसी हामला औरत के नसीब में आई और कभी किसी बीमार के जो जिंदगी से तंग आ चुका हो, मैं उसे पेश करती हूँ जिसे तलब हो। हर कदम पर अल्लाह का नाम लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाइए, देखिएगा रास्ते का अंजाम हमेशा खैर पर होगा। चलिए खुदा हाफिज। सुल्तान खलील को बुलाते हैं तो खलील उन्हें सारा देते हुए ले जाता है और खलील के वापस आने पर कहते हैं ये अंगूर शमसा खातून को पैगाम के साथ भेज दो। नाज़रीन इसके बाद दिन रात डल जाते हैं। बालिन अपने साथियों से कहता है किसी मुमकिन इमदाद से बचाव के लिए देहात के दाखिली और खारजी रास्तों पर मजीद सिपाही तैनात कर दो। तो जुरास कहता है बालिन आपने बहुत उम्दा सोचा, हमें हर तरफ से उनका मुआवजा करना होगा। चात्योन खुश होते हुए कहता है जी हाँ, दुआ के दौरान सलाउद्दीन को कत्ल करना ज्यादा लज्जत देगा। बोरो कहता है मगर ऐसा हमला बहुत बड़ा खतरा लिए हुए है, क्या आपने हर पहलू से जायजा लिया है? तो बालिन कहता है ये तो आप ही की तजवीज़ थी कि गाँव पे हमला किया जाए, अब आपको एतराज क्यों है? जवाब में बोरो कहता है क्योंकि गोगबरो ने मुझे देख लिया है, वो यकीनन मजीद एहतियात बरतेंगे। लाल जुरास कहता है फिक्र की जरूरत नहीं है, हमारे पास मुतबादिल मंसूबा मौजूद है। बालिन कहता है हम गाँव में इस तरह दाखिल होंगे कि किसी को खबर ना हो और सलाउद्दीन को खत्म कर देंगे, जब सरबराही ना हो तो पूरा जंगी लश्कर आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोरो को परेशान देखकर चात्योन पूछता है छोटे बेड़िए क्या हुआ, क्या जब वक्त आया तो तुम पीछे हट गए? बोरो गुस्से से कहता है लोमड़ी को बादशाही दी तो वो शेर के सामने दहाड़ने लगी, चात्योन तुम भी उस लोमड़ी की तरह बेवकूफी ना करो वरना तुम खुद शेर करने वाला बन जाओगे। बालिन कहता है बोरो दुरुस्त कह रहा है, अगर हमने सलाउद्दीन को हल्का लिया तो अपनी जान से जाएंगे। बोरो कहता है मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हसरान पे हमला सलाउद्दीन की तौहीन होगा, मैंने पहले ही कहा था ये कोई मामूली गाँव नहीं है, वहाँ बेहतरीन मुजाहिदीन की तरबियत की जाती है। बालिन कहता है फिर भी ऐसा मौका बार बार नहीं आता, अगर हम अच्छी तैयारी करें तो मुझे यकीन है कि हम सलाउद्दीन को खत्म कर सकते हैं, यकीनन आपकी मदद से बोरो। तो बोरो कहता है मैं आपके साथ हूँ। उधर दीवान में सुल्तान पूछते हैं क्या हसरान में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? काजी फाजिल कहते हैं जी हाँ, देखें चूल्हों पर चढ़ चुकी हैं और हुफाज बारी बारी सूरतुल फतह की तिलावत कर रहे हैं, लोग आपका दुआ के लिए शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान कहते हैं अब चले उन्हें ज्यादा इंतजार ना करवाएं, काजी फाजिल आप यहीं रुकेंगे, एथिस इब्राहिम बैबुरा और बोजो खेमे की हिफाजत करेंगे, बाकी तुम सब मेरे साथ आओगे। जैसा कहा सबको हरदम तैयार रहना चाहिए। एबलेन में बोरो सायरा के साथ एक मुकाम पे आता है तो सायरा कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी, मगर बोरो कहता है ये मुमकिन नहीं है, आपका किले में रहना ज्यादा अहम है, जब क़यादत यहाँ नहीं तो आपको किले के तमाम दरवाजे मजबूत और कमजोर पहलुओं का जायजा लेना चाहिए। सायरा परेशान होते हुए कहती है अगर आपको कुछ हो गया तो बोरो कहता है हमें वही कुछ मिलेगा जो हमारे परवरदिगार ने लिखा हुआ है और शोधा कभी नहीं मरते सायरा, जैसे हमारा मुकद्दर एक है वैसे ही हमारी जिद्दोजहद भी एक हो चुकी है। सायरा कहती है मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं अपनी जान आप पर और आपकी राह में कुर्बान कर दूंगी। बोरो कहता है अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए और मेरी जान ले ली जाए तो भी आपको हमारी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटना, हमारी राह के लिए आपको मेरे भाई की हिफाजत करनी होगी। सायरा कहती है मैं अपने दिल की मोहब्बत की कसम खाती हूँ, आपका नसीब मेरा नसीब है और आपकी राह मेरी राह है। बोरो जंगल में आगे बढ़ते हुए लड़ गए मारिया से पूछता है मुझे आपने कैसे ढूंढा कैसे? तो मारिया उसे कहती है यह नहीं है कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा, बस अहम बात यह है कि मैं वक्त पे पहुंची। जब आपने शहजादी से शादी की तो आपको लगा कि मेरी अब कोई अहमियत बाकी नहीं रही और मेरी पहले जैसी ताकत भी नहीं बची, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अब भी इतनी ताकत है कि आपकी जान बचा सकूं। हम जब कुछ पहुंचेंगे तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मेरे पास इतनी ताकत है कि वक्त आने पे मैं आपकी जान बचा सकूं या आपको मरते हुए तमाशा देखूं। लड़का कहता है सलाउद्दीन का भाई बोरो, मैं उसे उसका हिसाब लूंगा जो उसने मेरे साथ किया। मारिया कहती है तो आपको यकीन है कि आप पे हमला करने वाला बोरो ही था? लड़का कहता है और कौन हो सकता है? तो मारिया कहती है पहले उन लोगों से जा मिलिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं, बदला बाद में भी लिया जा सकता है। जब सबको खास करके आपकी बेगम को पता चलेगा कि आप जिंदा हैं तो बहुत ज्यादा खुश होगी। ये सुनते साथ ही लड़का सोच में पड़ जाता। बालेन लाजुडास चातलियन और बोरो के साथ हसरान गाँव की जानिब देख रहा होता है। बोरो कहता है कुर्बानी के बाद इज्तिमाई दुआ की जाती है,
फिर रिवायत के मुताबिक सुल्तान देग में खाने को हिलाएंगे, वही लम्हा हमला करने के लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो बालेन कहता है हमला तब शुरू होगा जब मैं सलाउद्दीन को निशाना बनाऊंगा, और जैसे ही सुल्तान गिर जाएगा चातियोन और लारजुरास की अफवाज हमला करेंगी। चातियोन कहता है मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता कि उन सबको नीस्त नाबूद कर दूं। बालेन उसे रोकते हुए कहता है खबरदार चातियोन, कोई देहाती जो हम पे हमला नहीं करेगा उसे हाथ मत लगाना। यह सुनकर चातियोन कहता है जनाब बालेन आपके साथ हमला करना वाकई बहुत बोरियत भरा है, मगर बालेन कहता है मेरा हुक्म वाज़ेह है, हम यहाँ अपने किले की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अगर हम सलाउद्दीन को रोकने में कामयाब हो गए तो कोई भी मुसलमान सालों तक ना एबडेन पर हमला करेगा ना कुछ पे। ये कहते साथ वो बोरों के साथ आगे बढ़ जाता है। हसरान गांव में एक बच्ची झूला झूल रही होती है और सुल्तान अपने साथियों के साथ गांव में दाखिल होते हैं। लोग बड़े पुरजोश अंदाज में सुल्तान को खुशामदीद कहते हैं। जवाब में सुल्तान उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं सुल्तान आप हमारी तलवार और मुहाफिज हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो सुल्तान कहते हैं खैरियत और सलामती के साथ इंशाअल्लाह। जैसा कि हमारी रिवायत है हम मार्के से पहले यहाँ कुर्बानी करने और दुआ करने आए हैं। ये वही मुकाम है जहाँ पे यज़क दस्ते के सिपाही तैयार हुए और हमारी फौज के सबसे शुजा दस्ते में से हैं। फिर सुल्तान खलील से कहते हैं कुर्बानियाँ लाओ खलील। करातेगन भी बच्चों में सिक्के तकसीम करता है और सब आगे बढ़ते हैं। सुल्तान के साथ बड़ी तादाद में सिपाही होते हैं। कुछ में सबीला विलियम के पास आकर कहती है विलियम अभी तक लड़ाई के बारे में कोई इतला नहीं मिली। विलियम खड़े होकर कहता है पुरस्कून नहीं शहजादी, सब बेहतर हो जाएगा। मगर सबीला कहती है अब मैं बाल्डोन से बात छुपाना नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात करूंगी। शाम में फातिमा खातून शमसा के पास आती हैं और उसका हाल अहवाल पूछती हैं। इसलिए में ज़मुर्द वहाँ पे टोकरी लेकर आती है और कहती है सुल्तान सलाउद्दीन ने ये आपके लिए भेजा है। यह सुनकर शमसा खातून बहुत खुश होती हैं और टोकरी ले लेती हैं। फिर टोकरी में अंगूर देकर कहती है वालिदा मुझे अंगूर की तलब थी। ऐसा लगा जैसे सुल्तान को इस बात का इल्म हो गया और उन्होंने भेज दिए। ज़मुर्द पैगाम देते हुए कहती है सुल्तान ने ये भी भेजा है। फातिमा खातून ज़मुर्द के साथ चली जाती है और शमसा खत खोलकर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है मेरी खातून मेरी हमसफर, ये सब कुछ मेरी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह का अतिया है। दानाई के बाग से हासिल की गई नेमतें। एक ज़ईफ औरत जिसकी आंखें ज़ाहिरी तौर पे कमजोर थीं लेकिन हकीकत में वो सब कुछ देख सकती थी और समझ गई कि मेरे अंदर का क्या मुकाम है। अंगूर के साथ वो एक और खुशखबरी भी लाई जिसे मैं आपकी आंखों में देखते हुए सुनाऊंगा। खत पढ़ने के बाद शमसा बहुत खुश होती है। उधर बोरो के साथ बैठा बालेन सुल्तान का निशाना लेने लग जाता है तो बोरो से कहता है खबरदार आपके पास सिर्फ एक बार निशाना लगाने का मौका है, हदफ जरूर लगना चाहिए। अगर आप चाहें तो निशाना मैं लगा सकता हूँ। मगर बालेन कहता है नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। सुल्तान आगे बढ़ते हुए देख के पास आते हैं। लोग उन्हें नेक दुआएं देते हैं। खाने को देखकर करातेगन बहुत खुश होता है तो सुल्तान उसे कहते हैं खाने के दौरान भी एहतियात ना भूलें करातेगन, जब हमला शुरू हुआ तो आवाम की एहतियात आपके जिम्मे होगी। करातेगन कहता है फिक्र मत करें सुल्तान, मेरी निगाहें तो मेरे पीछे भी देख सकती हैं। बालेन निशाना लेने की कोशिश करते हुए कहता है सलाउद्दीन के गिर्द बहुत भीड़ है, सही निशाना लगाने के लिए फासला मुनासिब नहीं। बोरो कहता है जल्दी ना करो, मौका खुद मिल जाएगा। मुनासिब वक्त का इंतजार करते हैं। गाँव में सुल्तान देख हिलाने लग जाते हैं और कहते हैं या अल्लाह हमारे दस्तरखान को बरकत से भर दे, हमारे रिज़्क़ को ईमान के नूर से भर दे, हमें इबादत और जिहाद की ताकत अता फरमा, हमारे दिलों को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज फरमा, हमारे शोहदा और मरहूमीन को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्वार में जगह अता फरमा, हमारे इत्तेहाद को कायम रख और हमारी तलवारें काटने वाली हूँ, हर बंद दरवाजा जो हमारे सामने है खोल दे, इस कुर्बानी देने वाली फौज को कुछ की फतह नसीब फरमा। ये सुनते हुए सब आमीन 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 कहते हैं। बालेन भी मुसलसल निशाना लेने की कोशिश कर रहा होता है। गाँव की जानिब देखते हुए लारजुरास चातियों से कहता है जब तक सलाउद्दीन ना गिरे कोई हरकत नहीं होगी, कोई भी गैर जिम्मेदाराना इकदाम ना उठाना, सबको मंसूबे पे कायम रहना होगा। तो चातियों कहता है मंसूबा, उम्मीद है कि आपने बालेन की नाकामी को भी मद्देनजर रखा होगा, उसे तो कब का सलाउद्दीन को खत्म कर देना चाहिए था। लारजुरास कहता है लगता है आप सबर और फतह के रिश्ते से नावाकिफ हैं, अगर आप चाहें तो एबडेन की फतह के बाद मैं आपको अपना शागिर्द बना सकता हूँ। चातियों कहता है शागिर्द, मुझे सबक की नहीं खून बहाने की जरूरत है, चलो बालेन आगे बढ़ो, हमला करो। कुछ में सबीला और विलियम बादशाह के सामने खड़े होते हैं। बालोन उनसे कहता है वो बात जो आप मुझे अकेले में बताना चाहते थे वो क्या है। मगर इसी लम्हे वहाँ पे मारिया दाखिल होते हुए कहती है मैं दिल से माजूद हुआ हूँ, लेकिन ऐसी खबर लाई हूँ जो आप तवील अरसे से सुनना चाह रहे थे। मारिया के पीछे पीछे लाड़गाय वहाँ दाखिल होता है जिसे जिंदा देखकर सबीला और विलियम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मारिया भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही होती है। उन दोनों की नजरें लाड़गाय पर ही जम जाती हैं। लाड़गाय को देखते हुए बाल्डोन बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। उधर काफी देर के इंतजार के बाद बिलाखिर बालेन को मौका मिल जाता है। वो तीर छोड़ता है जो सुल्तान के सीने में पेवस्त हो जाता है। एकदम से वहाँ पे अफरा तफरी पड़ जाती है। करातेगन बुलंद आवाज से कहता है सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान की हिफाजत करो। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और सुल्तान मुंह नीचे किए खड़े होते हैं। अगले लम्हे चातियों और लारजुरास सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं। बालेन भी एक तरफ से सामने आता है और कहता है अपनी आखिरी दुआ पढ़ लो, बेहतर होगा। अगर तुम्हारा खुदावन तुम्हारी आवाज सुने तो सही, तुम्हारा सुल्तान गिर चुका है, तुम भी इसके साथ गिर जाओगे। मगर सुल्तान तीर लगे हुए सामने आते हैं और तीर अपने जिस्म से निकाल देते हैं। फिर नीचे पहनी हुई जरा की तरफ इशारा करते हैं। ये देखकर बालेन, लारजुरास और चातियों को बहुत गुस्सा आता है। सुल्तान के साथ ही मुसलसल मुस्कुरा रहे होते हैं। सुल्तान तीर की जानिब देखते हुए कहते हैं जब तक अल्लाह ना चाहे मैं नहीं गिरूंगा। मैंने कहा था कि मैं कुछ हासिल किए बगैर हरगिज नहीं मरूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान तीर लहरा देते हैं। काफिर हाँपना कांपना शुरू हो जाते हैं। कुछ में बादशाह बाल्डोन लाड़गाय से कहता है मैंने आपको बहुत याद किया लाड़गाय, मैं देख रहा हूँ कि आप जख्मी हैं। तो लाड़गाय कहता है आलीजा जख्म अहम नहीं है। बाल्डोन पूछता है मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ और आप इतना अरसा कहाँ थे। तो लाड़गाय कहता है आपके हुक्म पर मैंने सहरा के जरिए बोरो को एक जाल में फंसाया, लेकिन उसे मारने से पहले मुझे एक तीर लगा जिसका ना तो जरिया जान सका ना मकसद। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका शदीद इंतकाम चाहता हूँ। सबीला और विलियम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मारिया मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखते ही चली जाती है। हसरान गांव में सुल्तान के इशारे पर एक तरफ से घुड़सवार और दूसरी तरफ से फौज निकलकर काफिर को घेर लेती है। ये देखकर बालेन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है ये जानते थे कि हम आ रहे हैं। तो चातियों कहता है हम जाल में फंस गए हैं बालेन। सुल्तान पूछते हैं अब क्या करोगे बालेन। बालेन जुडास से कहता है जुडास फौरन यहाँ से रवाना हो जाए। मगर जुडास कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ लड़ूंगा। बालेन गुस्से से कहता है ये मुमकिन नहीं है। जुडास यकीन करें ये जगह थोड़ी ही देर में जहन्नुम बन जाएगी। एबडेन को आपकी जरूरत है, चलें लारजुरास चलें। ये सुनते साथ ही लारजुरास निकल पड़ता है। तो सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं किसी पर रहम मत खाना, मैदान में कोई सुलभी सिपाही बाकी नहीं बचना चाहिए। ये कहते और सुनते साथ ही सब काफिरों पे चढ़ दौड़ते हैं। लारजुरास रास्ते में आने वाले
सिपाहियों को शहीद करते हुए निकल पड़ता है, मगर सुल्तान की नजरें उसे देख जाती हैं और सुल्तान भी अपना रास्ता साफ करते हुए उसके पीछे जाते हैं। अंदर बालेन खूब मुजामत कर रहा होता है। हिनोक और चात्रियोन भी उसके साथ दे रहे होते हैं। चात्रियोन खूब वैसी बना होता है। गुगबोरो भी काफिरों को काटता ही चला जाता है। करातेकन भी खूब फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जो भी सामने आता है उसे काट डालता है। कराकोश और खलील की तलवारें भी आबोताब के साथ चल रही होती हैं। बहादुर भी अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। कुछ में सवेरा परेशान होते हुए विलियम से कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा विलियम, आपने तो कहा था कि उसकी चोट जानलेवा है, वो बच ही नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे मैं एक ऐसा ख्वाब देख रही हूँ जो कभी खत्म ही नहीं होता। मैं जैसे ही जागना चाहती हूँ मैं ज्यादा अंधेरे में डूब जाती हूँ। विलियम कहता है, आपका ऐसा महसूस करना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब वो वक्त है जब हमें बहुत संभल कर और होशियारी से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अच्छी चीज देखें तो वो ये है कि लाडगाई समझता है कि बोरो ने उसे मारने की कोशिश की और हमारे बारे में उसे इल्म नहीं। इसलिए मारिया दस्तक देकर वहाँ आती है और कहती है, तो आप भी यहाँ हैं। उम्मीद है कि मैंने किसी अहम बात में मुदाखलत नहीं की होगी। विलियम पूछता है, क्या आप कुछ कहना चाहती है मारिया? तो मारिया कहती है, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा अहम बात। लाडगाई को जिसने कत्ल करने की कोशिश की वो बोरो नहीं था। विलियम पूछता है, आप क्या कह रही हैं? तो मारिया कहती है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा किया है। आप ही हैं जिन्होंने लाडगाई को कत्ल करने की कोशिश की। यह सुनकर सबीला और विलियम की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। जंगल में चात्रियों ने सिपाही के साथ भाग रहा होता है, मगर सुल्तान उस तक जा पहुंचते हैं। सिपाही हमला करता है तो सुल्तान पहले ही हमले में उसे काट डालते हैं। फिर सुल्तान लॉर्ड जुरास से कहते हैं, जब तुम्हारे सिपाही जिन्हें तुम लेकर चले थे जान दे रहे हैं तो क्या तुम उन्हें छोड़कर भाग जाओगे? तो लॉर्ड जुरास कहता है, मैं तुमसे एबलेन में हर चीज का हिसाब लूंगा। जवाब में सुल्तान कहते हैं, लेकिन अफसोस तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। यह सुनते साथ ही लॉर्ड जुरास सुल्तान पे हमलावर होता है, मगर ज्यादा देर नहीं टिक पाता। सुल्तान उसका बाजू जख्मी करते हुए कहते हैं, तुमने औरतों के पीछे छुपकर शाम पे नजर रखी और शाम में तुम्हारा जुल्म काफी ना था, बल्कि तुमने पुल पर मेरे सिपाही को मारने की भी कोशिश की। लॉर्ड जुरास फिर से हमला करता है तो सुल्तान बाजू के बाद उसकी टांग भी जख्मी कर देते हैं। वो जमीन पे घुटनों के बल गिर जाता है। इसलिए में बालेन भागता भागता वहां पहुंचता है और ये मंजर देखते हुए कहता है, रुक जाओ सलाहुद्दीन, रुक जाओ, मेरे साथ जो चाहो कर लो, लेकिन इसे छोड़ दो। मगर सुल्तान कहते हैं, अब कोई इंतखाब बाकी नहीं रहा। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो पहले वाला सलाहुद्दीन नहीं है और तुम भी पहले वाले बालेन नहीं रहे। हमारा बाहमी एतमाद मर चुका है, रहम का जज्बा भी बाकी नहीं रहा। अब हमारे दरमियान सिर्फ तलवारें बाकी रह गई हैं, ऐसी तलवारें जो मजलूमों का हक जालिमों से मुकम्मल तौर पे वापस लेंगी। ये कहते साथ ही सुल्तान लॉर्ड जुरास का गला काट डालते हैं। बालेन तकता रह जाता है। लॉर्ड जुरास जमीन पे गिरता है और अपने अंजाम को जा पहुंचता है। बालेन कभी लॉर्ड जुरास को देखता है और कभी सुल्तान सलाहुद्दीन को। सुल्तान उससे कहते हैं, ये तुम्हारे उस्ताद का आखिरी सबक है, समझ लो और इस अंजाम से इबरत हासिल कर लो बालेन। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम